चलिए भाई साहब, सो वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। लेट्स मूव अहेड और बात करते हैं हमारे अगले पॉइंट के बारे में। अगला जो पॉइंट आपका है दैट इज अबाउट व्हाट द प्रोविजंस रिलेटेड टू द पार्टनर्स ऑफ एलएलपी। सो बोले अगर आप एलएलपी के बारे में बात करते हैं तो जैसे कि पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर्स होते हैं वैसे ही पार्टनर्स जो है वो आपके एलएलपी में भी रहेंगे। बस एक ही फर्क जो है वो यहाँ पे है, वो क्या कि सर अगर बोले आप पार्टनर्स के बारे में बात करेंगे उनकी जो लाइबिलिटी बोले रहने वाली है ना वो क्या रहेगी, ये बोले आपकी लिमिटेड रहने वाली। लेकिन हाँ एक बात और ध्यान से सुनिएगा कि सर चूंकि आपकी जो एलएलपी है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है तो इस वजह से आपके एलएलपी के अंदर इवन अगर कोई दूसरी कंपनी चाहती है या फिर कोई दूसरी एलएलपी चाहती है तो वो भी क्या बन सकती है, पार्टनर बन सकती है। मतलब सब बोले चाहे तो आप नेचुरल पर्सन के बारे में बात कर लीजिए और चाहे तो बोले आप आर्टिफिशियल पर्सन के बारे में बात कर लीजिए, दोनों के दोनों जो है क्या कर सकते हैं, वो बोले आपके एलएलपी के अंदर में पार्टनर जो है वो बन सकते हैं। ये समझ में आया? बोले ठीक है सर। लेकिन फिर इसके बाद में अगला एक पॉइंट ये ध्यान दीजिएगा, क्या बोले डिसक्वालिफिकेशन ऑफ द पार्टनर्स। ये क्या कहता है? सब बोले इंडिविजुअल शेल नॉट बी कैपेबल ऑफ बिकमिंग अ पार्टनर ऑफ एलएलपी इफ ही हैज बीन फाउंड टू बी ऑफ द अनसाउंड माइंड। अरे सर ये तो हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के टाइम से पढ़ा हुआ है कि कोई बंदा अगर अनसाउंड माइंड का होता है तो वो तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है, तो पार्टनर बनने की बात जो वो तो दूर दूर तक पॉसिबल नहीं हो पाएगी, राइट। लेकिन हाँ ये ध्यान रखिएगा कि अगर मैं अनसाउंड माइंड के होने की बात करूं तो भाई साहब हमारे लिए हमारे जितने भी दोस्त हैं सारे के सारे अनसाउंड माइंड के हैं। किसका दिमाग ठिकाने पे होता है बताओ जरा आप? क्या आपको लगता है आपका कोई दोस्त जो है वो पागल नहीं है? ये क्या आपके दोस्त के हिसाब से आप लगते हो कि मतलब आप सेंसिबल इंसान हो? हमेशा आपको क्या कहा जाता है, यार क्या बेवकूफ़ों वाली बातें कर रहा है, क्या पागलों वाली बातें कर रहा है, राइट। तो क्या हमारे किसी को अनसाउंड माइंड का कहने से चलेगा? क्या नहीं सर। क्या बोला गया, कोर्ट ने बकायदा ये चीज को डिक्लेयर करना चाहिए और कहना चाहिए भाई साहब ये बंदा अनसाउंड माइंड का है तो ये बंदा किसी भी एलएलपी का क्या नहीं बन सकता है, पार्टनर नहीं बन सकता। ठीक है। दूसरा, ही इज अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट। ये ध्यान से सुनिएगा, दो वर्ड यूज किए गए। सबसे पहले वर्ड क्या यूज किया गया, इंसॉल्वेंट। सर इंसॉल्वेंट का मतलब क्या हुआ? बोले कोई बंदा ऐसा है जिसके एसेट्स जो है दे आर लेस देन हिज लाइबिलिटीज है, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। बोले मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि सामने वाले बंदे की 10 लाख रुपए की लाइबिलिटी है लेकिन उसके पास अगर आप एसेट्स के बारे में बात करोगे ना तो बोले 6 लाख रुपए के ऊपर उसके एसेट्स नहीं है भाई साहब। कितने के ऊपर? 6 लाख रुपए से ज्यादा के एसेट्स नहीं उसके पास में। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ बंदा क्या हो चुका है, इंसॉल्वेंट हो चुका है, राइट। लेकिन हाँ ये ध्यान से सुनिएगा, अगर आप इंसॉल्वेंट हो चुके हैं इसका मतलब ये नहीं होगा कि आपकी लाइबिलिटी से आपको क्या कर दिया जाएगा, फ्री कर दिया जाएगा। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कोर्ट ने क्या कहा कि हाँ इस बात से हम एग्री करते हैं कि ये बंदा इंसॉल्वेंट हो चुका है लेकिन अभी तक इसको इसकी लाइबिलिटी से क्या नहीं किया गया है, अनडिस्चार्ज नहीं किया गया। इसका एक और मतलब ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको कोर्ट ने इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया होगा और अगर आपको आपकी लाइबिलिटी से क्या कर दिया गया है, माफ कर दिया गया, मतलब भाई साहब इस बंदे के जो एसेट्स रहेंगे ना वो सारे के सारे जब्त कर लो और उन एसेट से ये जो लाइबिलिटीज है इनको जैसे भी हो सकता है पे करने की कोशिश करो और इसके बाद में इस बंदे को जिंदगी का एक और मौका जो है वो दिया जाना चाहिए। आज के बाद में ये अपनी जिंदगी दोबारा से स्टार्ट कर सकता है। ये समझ में आए? लेकिन ये ध्यान से सुनिएगा, क्या वो तब की बात होगी जब आपको आपकी लाइबिलिटी से क्या कर दिया जाएगा, डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। अगर आपको आपकी लाइबिलिटी से अगर डिस्चार्ज ही ना किया जाए, मतलब इफ यू आर अनडिस्चार्ज, तो सॉरी सर अभी तक आपको अपने एग्जिस्टिंग वाले जो काम है उनको आपको निपटाना है तो आप कोई नया वेंचर जो है वो स्टार्ट नहीं कर सकते हो, आप कोई नया एलएलपी जो है वो स्टार्ट करने की बात नहीं कर सकते हो या फिर किसी एलएलपी में पार्टनर बनने की बात जो है वो भी नहीं कर सकते हो। एज सिंपल एज दैट। बोले ठीक है भाई साहब। नेक्स्ट पॉइंट, he has applied to be adjudicated as an insolvent and his application is pending। रे भाई साहब मतलब आपको इस बात के बारे में नॉलेज हो चुका है कि आपके जो एसेट्स है वो लाइबिलिटीज के कंपैरिजन में क्या है, कम है। आपको पता है ये चीज के बारे में, ठीक है। और आपने क्या किया, कोर्ट के पास में एप्लीकेशन दिया लेकिन कोर्ट ने अभी तक डिक्लेयर नहीं किया है कि आप इंसॉल्वेंट हो चुके हो। ये समझा? मतलब आपकी जो एप्लीकेशन है वो कोर्ट के पास में क्या है, पेंडिंग है भाई साहब। तो जब तक कि कोर्ट का डिसीजन नहीं आ जाता है तब तक भी आप किसी एलएलपी के अंदर क्या नहीं बन सकते हो, पार्टनर नहीं बन सकते हो। फिर चाहे आप इंडिविजुअल होंगे और या फिर बोले आप क्या हैं, आप चाहे कोई आर्टिफिशियल पर्सन क्यों हो। ये समझ में आया? बोले ठीक है साहब।
नेक्स्ट पॉइंट आता है मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। ये बात अपन पहले ही कर चुके भाई साहब। क्या कहा गया है कि कम से कम 2 पार्टनर्स का होना जरूरी होगा। अगर एक ही बंदा है तो ना ही तो उसको पार्टनरशिप फर्म कहा जा सकता है और ना ही आप उसको एलएलपी का तमगा जो है वो दे सकते हो, सोल प्रोप्राइटर कहा जाएगा उस बंदे को। ये समझ में आया? तो क्या कहा गया कि चाहे पार्टनरशिप फर्म बनाने की बात करो, चाहे आप एलएलपी बनाने की बात करो, कम से कम 2 लोगों का होना क्या रहेगा, कंपलसरी होगा। लेकिन सर व्हाट अबाउट द मैक्सिमम? तो ये ध्यान से सुनिएगा, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है सर। जितने चाहो उतने पार्टनर्स आप बना सकते हो, उतने पार्टनर्स को आप एलएलपी में ऐड कर सकते हो। लेकिन सर बोले एक सवाल आता है, क्या सर बोले मान लीजिए हमने एक एलएलपी को स्टार्ट किया जिसमें बोले 2 पार्टनर्स आपके हुआ करते थे, एक था ए और दूसरा था बी, राइट। एक बोले मनहूस दिन आया, मान लीजिए फॉर एग्जांपल 24 सितंबर का वो दिन था जिस दिन क्या हुआ, ए नाम का जो बंदा है वो भगवान को प्यारा हो गया। ओह माय गॉड, ए नाम का जो बंदा है वो बोले भगवान को प्यारा हो गया, मान लीजिए ऐसा हो गया, राइट। तो क्या मैं कह सकता हूं कि यहां पे एक ही बंदा बच गया? बोले हाँ सर। तो क्या ऐसा होगा कि आपकी जो एलएलपी है उसको डिसॉल्व मान लिया जाएगा? नहीं सर, एलएलपी में और पार्टनरशिप फॉर्म में यही तो एक बड़ा फर्क है। क्या कहा गया था कि अगर एलएलपी की बात की जाए तो ये एक रजिस्टर्ड इनकॉर्पोरेशन है। इसका मतलब क्या हुआ कि इट हैज अ परपेचुअल सक्सेशन। द पार्टनर्स में कम एंड गो बट द एलएलपी विल गो ऑन फॉरएवर अंटिल कि इसको वाइंड अप कर दिया जाए और लॉ को फॉलो करते हुए उसको डिसॉल्व कर दिया जाए। ये ध्यान आया भाई साहब? बोले हाँ सर, एकदम सही बात, ये अपन ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। बोले ठीक है सर। तो यहां पे ध्यान से सुनिएगा, क्या कहा गया that if at any time the number of partners is reduced below 2 and the LLP carries on business for more than 6 months, ये ध्यान से भाई साहब, बी को कहा जाएगा एक काम करो, मार्केट में जाके किसी और इंसान को ढूंढो जो तुम्हारे साथ में इस एलएलपी में पार्टनरशिप करने को तैयार है। और उस बंदे को ढूंढने के लिए कितना टाइम दिया गया तुमको भाई साहब? 6 महीने का वक्त जो है वो दे दिया गया, ठीक है। और ये भी कहा गया 24 सितंबर से लेके अगले 6 महीने, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, ठीक है। बोले 23 मार्च तक का बोले तुम्हारे पास में टाइम है, राइट। ये पूरे 23 मार्च तक आप एक काम करो, अपना जो बिजनेस कर रहे थे एलएलपी का वो नॉर्मली करते रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 23 मार्च तक अगर आप एलएलपी के नाम पे अकेले काम कर रहे होंगे, कोई चिंता करने की बात नहीं है, अभी भी वही फंडा एप्लीकेबल होगा कि एलएलपी की जिम्मेदारी जो है वो एलएलपी निभाएगा और आपकी जिम्मेदारी जो है वो आप निभाओगे। मतलब बी नाम का जो बंदा है उसकी जो लायबिलिटी रहेगी एलएलपी के अंदर, इट विल बी लिमिटेड। ये समझ में? लेकिन सर 23 मार्च के बाद में ना ध्यान रखना भाई साहब, अगर मान लीजिए कि 23 मार्च का दिन जो है वो चला गया, मतलब 6 महीने जो है वो जा चुके हैं, उसके बावजूद आप एलएलपी के नाम पे अपना बिजनेस जो है वो कंटिन्यू कर रहे हो, लेकिन दूसरा पार्टनर नहीं आया, किसी को भी आपने पार्टनर नहीं बनाया, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, क्या अगर गलती से ये टाइम पीरियड में यहां तक में कोई भी टाइम पीरियड लगा लो, ठीक है, इसमें बोले जो बंदा आपका आउटसाइडर होगा, अगर ये एलएलपी से पैसा मांगता है और अगर एलएलपी के पास में उसको देने के लिए पैसा नहीं होता है, तो भाई साहेब बी नाम का जो बंदा वहां पे बचा होगा उसकी जो लायबिलिटी है ये कैसे आ जाएगी सर? ये अनलिमिटेड वाली आ जाएगी सर, ये ध्यान रखिएगा भाई साहब। ये समझ में आया क्या? बोले कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है सर, हो सकता है सर कोई भी इंसान इस दुनिया में आ सकता है, कोई भी इंसान जो इस दुनिया से जा सकता है, बट इट डजंट मीन कि आप उस चीज को करेक्ट नहीं करोगे। करेक्शन कर लो, बात ही खत्म हो गई, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। सो बोले मार्केट में कोई मिल नहीं रहा है, अरे भैया अपने वाइफ को बना लो, अपने भाई को बना लो, अपने पापा को बना लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, चलेगा। पार्टनर कोई भी हो सकता है सर, बस वो कॉम्पिटेंट पर्सन होना जरूरी होगा। ये समझा क्या? क्या कहता है यहां पे, ध्यान से सुनिएगा। While the number is so reduced, the person who is the only partner of the LLP during the said time and has the knowledge of the fact that it is carrying on business with him alone shall be liable personally for the obligation of LLP incurred during that period. ये समझ में आया? उस टाइम पीरियड में, कौन से टाइम पीरियड में? 6 महीने के बाद। 6 महीने के बाद वाला जो टाइम पीरियड होगा उसमें अगर कोई भी लायबिलिटी आती है एलएलपी के ऊपर, तो उस लायबिलिटी के लिए आप ये नहीं कह सकते सॉरी सर मेरे से पैसा मत मांगो, मेरी तो लायबिलिटी लिमिटेड है, आप ऐसा वहां पे नहीं बोल सकते। ये समझ में आया क्या भाई साहब? बोले ठीक है सर।
चलिए, फिर इसके बाद में सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 1 किसकी बात करता है? डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। सर, ऐसे वाले लोग हु मैनेज द वर्क एंड अफेयर्स ऑफ एलएलपी, जो कि क्या करेंगे? एलएलपी का काम जो है, एलएलपी का मैनेजमेंट जो है, एलएलपी के अफेयर्स जो है उनको मैनेज करने का काम करते हैं, उसे आप नाम क्या देते हो? डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। सर, ये भी दो होने चाहिए, पहले अपन बात कर चुके हैं। उसमें से एक बंदा जो है वो इंडिया का ही क्या होना चाहिए? रेसिडेंट होना चाहिए, ये भी अपन पहले बात कर चुके हैं। ये समझ में आया? एवरी एलएलपी शैल हैव एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, जो कि अच्छा, हाँ, ये ध्यान से सुनिएगा भाई साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर, क्या ये पॉसिबल है कि एक तो कंपनी है जिसका नाम है ए लिमिटेड, एक बंदा है जिसका नाम है मिस्टर बी, बंदा है जिसका नाम क्या है? मिस्टर बी, और एक बोले बंदा है जिसका नाम है मिस्टर सी। क्या ये पॉसिबल है कि ये तीन लोग मिलके एक एलएलपी को बनाएं? आंसर रहेगा यस सर। ठीक है, दूसरा एक बात और बताओ, क्या ये पॉसिबल है कि हम बोले एक तो इसको डेजिग्नेटेड पार्टनर 1 बना देते हैं और दूसरा इसको डेजिग्नेटेड पार्टनर 2 बना देते हैं? तो ये ध्यान से सुनिएगा, इसका जवाब आएगा नहीं सर। सर, क्यों ऐसा? अरे भाई साहब, ए लिमिटेड नाम की जो कंपनी है, क्या आपने कभी उसको देखा है क्या? आपने कभी किसी कंपनी को देखा है क्या? आर्टिफिशियल पर्सन एग्जिस्ट ओनली इन द आईज ऑफ लॉ। सिर्फ और सिर्फ अगर आप बात करोगे तो कानून की नजरों में एग्जिस्ट करती है, लेकिन रियल लाइफ में है क्या भाई साहब? क्या रियल लाइफ में आप में से कोई ऐसा बंदा है जो ये कह दे कि सर मैंने देखा है, वो देखो वो खड़ी कंपनी, वो रहे उसके 2 हाथ, वो रहे उसके 2 पैर, वो रही उसकी 2 आंखें, वो देखो अपनी बात सुन रहा है? क्या वैसा बोल पाओगे? क्या नहीं बोल पाएंगे। तो एक बात बताओ, अरे भाई साहब, जो इंसान इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता है, वो किसी एलएलपी का काम जो है वो कैसे देखेगा, उसको कैसे मैनेज करेगा? किसके होने की जरूरत है? सर, नेचुरल पर्सन के होने की जरूरत है। सर, फिर तो एक बात बताओ, अगर मान लीजिए कोई मिस्टर सी है ही नहीं, हो, क्या नहीं है? कोई मिस्टर सी नहीं है, तो सर आपने कहा कि कम से कम डेजिग्नेटेड पार्टनर जो है वो 2 होने चाहिए, यहां तो हो ही नहीं पाएंगे, यहां तो एक ही बंदा रहेगा। नहीं, ये ध्यान से सुनिएगा सर, ए लिमिटेड जो है वो किसी नेचुरल पर्सन को अपना लीगल रिप्रेजेंटेटिव बनाएगी। क्या बनाएगी? लीगल रिप्रेजेंटेटिव बनाएगी, और वो जो बंदा यहां पे होगा ना, वो बन जाएगा आपका सेकंड वाला डेजिग्नेटेड पार्टनर। सर, लीगल रिप्रेजेंटेटिव बोल दो, और या फिर अगर आप चाहो तो इस इंसान को नॉमिनी का नाम जो है वो भी दे सकते हो। ठीक है, और वो क्या करेगा? वो ये काम को संभालेगा। मतलब इवन ऐसा भी हो सकता है कि 2 कंपनीज हैं, जिसमें से एक का नाम है ए लिमिटेड और दूसरे का नाम क्या है? बी लिमिटेड। ये दोनों ने मिलकर क्या किया? एक एलएलपी को बना लिया। ले भाई साहब, यहां तो नेचुरल पर्सन जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्या किया जाएगा? सर, ये अपने एक बंदे को लीगल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे अपॉइंट करेगा, और ये अपने एक बंदे को, नेचुरल पर्सन को, इंडिविजुअल को, जो आपके जैसा दिखता है या मेरे जैसा दिखता है, ठीक है, तो उसको क्या किया जाएगा? उसको यहां पे डेजिग्नेटेड पार्टनर के तौर पे अपॉइंट जो है वो किया जाएगा। ये समझ में आया? ध्यान से देखिएगा। सर बोले, हु आर इंडिविजुअल्स एंड एटलीस्ट वन ऑफ देम शैल बी रेसिडेंट इन इंडिया, प्रोवाइडेड दैट इन केस द एलएलपी जिसमें कि ऑल द पार्टनर्स आर बॉडी कॉर्पोरेट, ये वाला केस जहां पे दोनों के दोनों पार्टनर्स जो है वो क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट है, कोई कंपनी है या फिर शायद कोई एलएलपी है, या फिर एक कंपनी होगी दूसरी फॉरेन वाली कंपनी, ठीक है, या फिर इन विच वन और मोर पार्टनर्स आर इंडिविजुअल्स एंड बॉडी कॉर्पोरेट, ये वाला केस, ये पहला केस था और ये दूसरा केस हो गया। इसमें क्या किया जाए? एटलीस्ट 2 इंडिविजुअल्स हु आर पार्टनर्स ऑफ सच एलएलपी और द नॉमिनी ऑफ सच बॉडी कॉर्पोरेट शैल एक्ट एज द डेजिग्नेटेड पार्टनर। 2 इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का मतलब यहां पे क्या है बेटा? इंसान, नेचुरल पर्सन, ठीक है। क्यों? अरे भाई साहब, आर्टिफिशियल पर्सन जो होगा वो काम नहीं कर सकता है। जब वो काम नहीं कर सकता है तो आप उसको अपॉइंट कैसे करोगे और क्यों करोगे? क्यों करोगे आप उसको अपॉइंट? ये समझ में आया क्या भाई साहब? बोले ठीक है सर। चलिए, एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन, रेसिडेंट इन इंडिया का मतलब क्या है? पिछले साल में 182 डेज उसका इंडिया में रहना क्या होगा? कंपलसरी होगा। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ये समझ में आया? बोले ठीक है सर। चलिए, अब यहां पे देखिएगा, अगला जो पॉइंट आपका आता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू रजिस्टर द एलएलपी।
क्या करना पड़ेगा अगर आप एलएलपी बनाना चाहते हैं? अगर 2 लोगों ने, 3 लोगों ने, 4 लोगों ने मिलकर डिसाइड किया कि चलो एक एलएलपी जो है वो स्टार्ट करते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला स्टेप, आपको बोले डिन नंबर जो है वो लेना होगा, और या फिर अगर आपके पास में ऑलरेडी डिपिन है, डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर अगर आपके पास में है तो वो चलेगा। अगर ये नहीं है तो बोले अब डिपिन लेने की जरूरत नहीं है। अब आप क्या कीजिए, आप एक डिन नंबर ले लीजिए। सर डिन नंबर क्या होता है? डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब ये ध्यान से सुनिएगा सर, पहले ऐसे कहा जाता था कि अगर आपको एलएलपी के अंदर डेजिग्नेटेड पार्टनर बनना है तो बोले आपको क्या लेना है? डिपिन लेना है। जैसे मान लो प्रवीण चौधरी नाम का एक बंदा है, वो कहता है कि मुझे क्या करना है, किसी एलएलपी में पार्टनर बनना है, तो मुझे क्या कहा गया? सर एक डिपिन लेके आओ। दूसरा, मैंने ये भी कहा कि मुझे एक कंपनी के अंदर डायरेक्टर बनना है, तो मुझे कहा गया सर एक काम करो, डिन नंबर जो है वो भी आपके पास में होना चाहिए। पहले ऐसा बोला जाता था, लेकिन अब क्या कहा गया? रे भाई साहब, जब आपकी वेबसाइट एक ही है, जब आपकी अथॉरिटीज एक ही है, दैट इज व्हाट एमसीए डिपार्टमेंट, जो दोनों के काम को देखती है, तो यार अगर दोनों के पास में एक ही आइडेंटिफिकेशन नंबर रहा तो काम नहीं चल जाएगा क्या? बोले चल जाएगा। यानी कि आज के डेट में अगर मैं ये डिसाइड करता हूं कि मुझे किसी कंपनी के अंदर और किसी एलएलपी के अंदर, कंपनी में डायरेक्टर और एलएलपी में डेजिग्नेटेड पार्टनर के तौर पे अपॉइंट होना है, और अगर आज की डेट मेरे पास में डिपिन नहीं होता है तो चलेगा। क्या लेना? मुझे डिन नंबर लेना है। डिन नंबर की बात अगर आप करोगे तो कुल मिला के 8 डिजिट का ये नंबर रहता है। कितने डिजिट का होगा? 8 डिजिट का ये नंबर रहता है। और अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म जो है वो फाइल करना पड़ता है। एमसी की वेबसाइट पे आप जाओगे, आपको ये वाला फॉर्म जो है वो वहां पे मिल जाएगा। इसको पूरा आपको फिल करना पड़ेगा, पूरी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और वहीं पे ही आपको इसको अपलोड करना पड़ेगा। जैसे ही आप इस चीज को अपलोड कर देंगे, उसके बाद में एक प्रोविजनल डिन नंबर जो है वो आपको मिल जाएगा, जो कि आगे चल के भी आपका वही रहने वाला है। सर अगर मैं 2 फर्म्स के अंदर डेजिग्नेटेड पार्टनर के तौर पे अपॉइंट होना चाहूं, या फिर अगर मैं कंपनीज में डायरेक्टर्स भी अपॉइंट होना चाहूं, तो क्या ऐसा होगा क्या कि जितनी कंपनी में मैं डायरेक्टर बन रहा हूं उतने डिन नंबर लेने होंगे? नहीं सर, एक ही डिन लेना होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे हमें एक ही आधार कार्ड मिलता है, जैसे हमें एक ही पैन नंबर मिलता है, जैसे हमें एक ही पासपोर्ट मिलता है, सेम ऐसे ही हमारा एक ही डिन नंबर रहता है। अगर आपके पास में ऑलरेडी एक डिन नंबर होगा तो चाहे कितनी भी कंपनी में आप डायरेक्टर के तौर पे अपॉइंट हो जाइए, चाहे कितनी भी एलएलपी के अंदर आप डेजिग्नेटेड पार्टनर के तौर पे अपॉइंट हो जाइए, वही एक दिन जो रहेगा वो आपके लिए क्या रहेगा? सफिशिएंट होगा। ये समझ में आया? बोले ठीक है साहब। एवरी इंडिविजुअल इंटेंडिंग टू बी अपॉइंटेड एज डेजिग्नेटेड पार्टनर ऑफ द एलएलपी हैज टू मेक एन एप्लीकेशन फॉर द अलॉटमेंट ऑफ डिन, जो कि आपको कौन से फॉर्म में करना पड़ेगा? DIR 3 में करना पड़ेगा। एंड सच डिन शैल बी सफिशिएंट फॉर बीइंग अपॉइंटेड एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर, ठीक है। लेकिन कल को जाके अब आपने कहा कि सर मेरा नाम है सो एंड सो, मेरे घर का एड्रेस है सो एंड सो, ये मेरा फोन नंबर है, ये मेरा ईमेल आईडी है, ठीक है। आपने ये सारी इंफॉर्मेशन बता के डिन नंबर जो है वो ले लिया। लेकिन कल को जाके अगर मैं किसी फीमेल के बारे में बात करूं, आपका सरनेम चेंज हो गया। कई ऐसे भी होते हैं, कई समाज ऐसे भी होते हैं जहां पे आपको शादी के बाद में नाम भी अपना चेंज करना पड़ता है। जो आपका नाम रहता है वो भी बोले आपको चेंज करना पड़ता है, राइट। तो वो चेंज हो गया आपका, ठीक है। दूसरा, सब बोले एड्रेस भी चेंज हो गया। सर पहले मैं अपने मम्मी के घर पे रहती थी, अब बोले मैं अपने सास के घर पे रहती हूँ, मतलब अपने पति के घर पे, राइट। एड्रेस भी चेंज हो गया, ठीक है। फोन नंबर, पति ने कहा कि जो सीरीज हमारे फोन नंबर की है वही फोन नंबर तुम भी यूज करो, बोले ठीक है, वो चेंज हो गया। तो अगर ये इंफॉर्मेशन में चेंज हो जाता है तो क्या मैं कह सकता हूं इसके बारे में आपको आरओसी को इंटीमेट करना पड़ेगा? यस सर, राइट। तो इसके बारे में चेंजेस वगैरह जो है वो भी आपको बताने पड़ेंगे विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ चेंज इन फॉर्म नंबर DIR 6। ये समझ में आया? ठीक है सर। लेट्स मूव अहेड। स्टेप नंबर 2, रजिस्टर द डिजिटल सिग्नेचर ऑफ द डेजिग्नेटेड पार्टनर। ये ध्यान से सुनिए सर, अगर मैं LLP की बात करता हूं या फिर अगर मैं कंपनी की बात करता हूं, बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक वाले डॉक्यूमेंट्स होता है, जिनको साइन करना पड़ता है, राइट। तो वो डॉक्यूमेंट्स को साइन करने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको बोले अपना DSC जो है वो लेना होगा। अगर मैं यहां पे आपको दिखाऊं, ये देखिए सबसे ऊपर ही आपको दिया हुआ है DSC, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट सर्विसेज। इस पे मैंने क्लिक किया तो 3 चीजें आपको दी हुई है।
अगर आप लेना चाहते हो डीएससी, उसका प्रोसीजर आपको बताया गया है। आप उसको एसोसिएट करना चाहते हो, मतलब डीएससी को एमसीए की वेबसाइट के साथ में अटैच करना चाहते हो कि ये मेरा नाम है और इसके हिसाब से मैं अपने आप को रजिस्टर कर रहा हूं, और या फिर जो डीएससी आपकी है आप उसको अपडेट करना चाहते हो, राइट, तो वो काम आप यहां पे कर सकते हैं, ताकि कल को जाके जो भी इलेक्ट्रॉनिक वाले डॉक्यूमेंट्स होंगे उस पे डीएससी के जरिए आप अपना ऑथेंटिकेशन जो है वो कर सके, या फिर कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर जो है वो कर सके। सर व्हाट डू यू मीन बाय द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर? ऐसा होता है क्या कि आपको ये पेज दिया हुआ है, इस पे बोले आप अपना साइन कर दो प्रवीण चौधरी? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होता है। डीएससी एक टाइप ऑफ डोंगल रहता है, जैसा आपका पेन ड्राइव रहता है ना, वैसा रहता है, ठीक है। और जैसे ही आप उसको अपने कंप्यूटर पे अटैच करते हैं, एक ऐसा बॉक्स आएगा, ठीक है, और ये बॉक्स में, सर ये बॉक्स में नाम लिखा हुआ रहेगा। सबसे पहली बात बोले मेरा नाम क्या? बोले प्रवीण चौधरी, ठीक है। आप क्या हो? बोले कंपनी सेक्रेटरी हैं। सर बोले कंपनी सेक्रेटरी हो तो आपका ACS नंबर होगा। मैं कहा हाँ है, ये वाला है। फिर इसके बाद में सब बोले आपका एड्रेस वो भी यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। फिर इसके बाद में आपका फ़ोन नंबर वो भी यहाँ पे दिखाई दे जाएगा, और आपका मेल आईडी जो होगा वो भी यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। ये समझा? जैसे ही आप अपना डीएससी का डोंगल अटैच करते हैं लैपटॉप से, तो ये ऐसा बॉक्स जो वो दिखाई देगा। कंफर्म कर लीजिए क्या सारी इंफॉर्मेशन सही है क्या? आपने इस पे क्लिक कर दिया तो जो डीएससी का साइन वहां पे होगा, जगह जो वहां पे होगी, वहां पे छोटे में ये आपका दिखाई देगा। ये समझ में आया? बोले ठीक है सर। तो डीएससी को आप रजिस्टर कर लीजिए एमसीए की वेबसाइट पे। कहां पे करेंगे? एमसीए की वेबसाइट पे करेंगे। फिर इसके बाद में अगला आता है आपका तीसरा इंपॉर्टेंट वाला काम, फाइल फॉर्म नंबर 1, जिसको अब नाम दिया जाता है रन LLP। पहले इसको सिर्फ फॉर्म नंबर 1 कहा जाता था, लेकिन अब इसको नाम दिया जाता है क्या? रन LLP, ठीक है। सर रन का यहां पे फुल फॉर्म क्या है? ये ध्यान से सुनिएगा। बोले रन का यहां पे फुल फॉर्म है रिजर्व यूनिक नेम। पहले भी अपन बात कर चुके हैं, ठीक है। लेकिन किसके लिए? सब बोले LLP के लिए कर रहे हैं, इसलिए क्या बोल दिया गया? रन LLP। अच्छा ये ध्यान से सुनो, अगर कंपनी के लिए कर रहे होते तो सिर्फ वहां पे रन लिखा हुआ मिलेगा। अगर कंपनी के लिए कर रहे हैं तो सिर्फ रन लिखा हुआ मिलेगा, और चूंकि LLP के लिए कर रहे हैं तो फॉर्म कौन सा है? रन LLP। ये समझ में आया? ठीक है सर। फॉर द नेम अवेलेबिलिटी, such application shall be made to the web service run LLP available at the www.mca.gov.in and be accompanied by the prescribed fees, which may either be approved or rejected as the case may be by the registrar at CRC, सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर जो रहेगा वहां पे इसको किया जा सकता है। आफ्टर अलाउिंग द रीसबमिशन ऑफ सच एप्लीकेशन विद इन 15 days फॉर द रेक्टिफिकेशन ऑफ डिफेक्ट। सर आप बोले मैक्सिमम 2 नाम जो है उनको चूज कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक नाम जो भी अवेलेबल रहेगा वो मिल जाएगा। अगर दोनों में से कोई भी नाम अवेलेबल नहीं होगा तो रिजेक्शन कर दिया जाएगा। जब रिजेक्शन किया जाएगा तो आपको ये अलाउड रहेगा कि अगले 15 दिनों के अंदर बिना कोई फीस पे किए, एडिशनल फीस आपको पे नहीं करना है। जो पहली बार आपने 1000 रुपए पे किया था बस वही आपको पे करना था जो आप ऑलरेडी पे कर चुके हो, ठीक है। तो आप दोबारा से रीसबमिट कर सकते हैं उस फॉर्म को, कब? रिजेक्शन होने के 15 दिनों के अंदर अंदर। गॉट द पॉइंट? सर दोबारा रिजेक्ट हो गया तो खत्म सर, नया एप्लीकेशन आपको फिर से देना पड़ेगा, तब जाके आपको क्या मिलेगा? आपका नाम जो है वो शायद मिलेगा, ठीक है। State the significance of the key or the coined word in the proposed name in brief. Enter the details of the applicant or any other relevant information in the comment section. फॉर्म के अंदर आपको एक कमेंट सेक्शन मिलेगा जहां पे आपको ये बताना होगा कि भाई साहेब यही नाम काहे चूज कर रहे हो बे, कोई और नाम के बारे में बात क्यों नहीं किया? कल को मान लो मुझे कोई फॉर्म बनानी है, मैंने कहा सर बच्चे मुझे प्यार से पीसी बाबा बुलाते हैं तो मैं पीसी बाबा के नाम से एक फॉर्म जो है वो स्टार्ट करना चाहता हूं। सर पीसी बाबा नाम आपने क्यों लिया? बता दिया मैंने कि सो एंड सो कारण है, ठीक है, इस वजह से मैं वहां पे नाम जो है वो पीसी बाबा रखना चाहता हूं, ठीक है। फिर एनी पार्टनर और डेजिग्नेटेड पार्टनर इन द प्रपोज्ड LLP में सबमिट द फॉर्म। कोई भी कर सकता है, कोई भी साइन करके, दोनों पार्टनर्स में से, तीनों पार्टनर्स में से कोई भी पार्टनर साइन करके वो फॉर्म जो फाइल कर सकता है। एंड एक बार अगर आपका नाम अप्रूवल हो गया है तो
तो आपको क्या मिल जाएगा, एमसीए से जो अप्रूवल लेटर होगा, नेम अप्रूवल का जो लेटर रहेगा वो बोले आपको मिल जाएगा। ये समझ में आया, ठीक है साहब। नेक्स्ट है स्टेप नंबर 4, फाइलिंग ऑफ फॉर्म नंबर 2। पहले इसको फॉर्म नंबर 2 कहा जाता था, लेकिन अब इसका नाम क्या है, फिलिप। फिलिप में एफ और आई, LLIP का मतलब तो आपको पता है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म, ठीक है। लेकिन FI का मतलब क्या है, फॉर्म फॉर, आई का मतलब है इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन ऑफ LLIP। ये समझ में आया, बोले भाई साहब LLIP जो है उसको अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करने की बात कर रहे हैं, तो वो वाला फॉर्म हो गया भाई साहब, ठीक है। अब ये ध्यान से, एंड सब्सक्रिप्शन डॉक्यूमेंट, ऑब्वियस सी बात है, इसके पहले आपको एक एग्रीमेंट जो है वो बनाना होगा, जिसका नाम क्या होगा, LLPA, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा, सर बोले विद इन 60 डेज फ्रॉम रिसीविंग द नेम अप्रूवल लेटर फ्रॉम द ROC, फाइल द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स इन फॉर्म नंबर दिस along with the फीस। इनकॉर्पोरेशन की फीस अलग से लगेगी, पहले जो फीस आपने पे किया था वो नेम अवेलेबिलिटी के लिए था, ठीक है। विथ द ROC हैविंग जुरिस्डिक्शन ओवर द स्टेट, जहां पे आपको LLP का ऑफिस जो है वो रखना है। अगर मैं महाराष्ट्र में करने की बात करूं तो महाराष्ट्र के ROC के पास में भेजना होगा। अगर मैं मध्य प्रदेश में सोच रहा हूं तो मध्य प्रदेश का जो ROC रहेगा उसके पास में मुझे भेजना पड़ेगा। ये समझ में आया, ठीक है साहब। द फॉर्म मस्ट बी डिजिटली साइंड बाय अ पर्सन नेम्ड इन द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट एज द डेजिग्नेटेड पार्टनर, जिसके पास में डिन नंबर या फिर डिपिन नंबर होना चाहिए। पहले से डिपिन नंबर लिया हुआ तो वो भी चलेगा, डिन नंबर है तो वो भी चलेगा, ठीक है। इफ एन इंडिविजुअल डू नॉट हैव डिपिन और डिन, एप्लीकेशन फॉर द अलॉटमेंट ऑफ डिपिन शैल बी मेड इन फॉर्म। अच्छा हाँ, ये भी ध्यान से सुनिएगा, और एडवांस चीजें हो चुकी सर, क्या बोले, अगर आपके पास में पहले से डिन नंबर नहीं है तो इसके लिए आप अलग से प्रोसेस मत करो, एक काम करो, फिलिप में ही आप अपनी इंफॉर्मेशन जो है उसको डाल दो, तो यहीं पे ही आपको डिन नंबर जो है वो मिल जाएगा, राइट। सर 2 पार्टनर्स हैं सर, दोनों के पास में नहीं है तो बोले दोनों अप्लाई कर सकते हो, लेकिन मैक्सिमम 2, ठीक है। अगर 2 के ऊपर तीसरे बंदे के लिए भी आपको चाहिए होगा तो अलग से आपको क्या करना पड़ेगा, DIR 3 वाला जो फॉर्म आपका रहेगा ये वाला आपको फाइल करना पड़ेगा। ये समझ में आया, बोले ठीक है भाई साहब। ओके, फिर प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट एन एप्लीकेशन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ नेम मे बी मेड थ्रू फिलिप, ऑल्सो इट हैज बीन डिजिटली साइंड बाय द एडवोकेट, कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। ऑथेंटिकेटेड रहना चाहिए भाई साहब कि हाँ सारे जो रिक्वायरमेंट्स उनको पूरा किया गया है वगैरह वगैरह, वो चीज रहनी चाहिए, राइट। नाउ वेयर द ROC on examining the form Philip find that it is necessary to call for the further information or find such application or document to be defective or incomplete in any respect, he shall give intimation to the applicant to remove the defect। यानी कि वापस से भाई साहब आपको 15 दिन का रीसबमिशन का टाइम जो है वो दिया जा सकता है कि तुम्हारे एप्लीकेशन में सो एंड सो डिफेक्ट था, उस डिफेक्ट को क्या कर लो, बोले सही कर लो, ये आपको बोला जा सकता है, ठीक है। And if the filing is still defective, ROC may give one more opportunity of 15 days to remove such deficiency। 2 बार चांस मिलेगा, ठीक है, बट तीसरी बार ना भाई साहब ना, सवाल ही पैदा नहीं होता। और मैक्सिमम जो टाइम पीरियड आपको मिलेगा 2 बार मिला के 30 डेज का, पहली बार 15 दिन, दूसरी बार 15 दिन, लेकिन कुल मिला के 30 के ऊपर आपको टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए फिर सब कुछ कंफर्म हो गया तो 14 दिनों के अंदर अंदर पूरा फॉर्म फाइल करने के 14 डेज के अंदर अंदर आपको क्या कर दिया जाएगा, जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होगा, जिसका फॉर्मेट देखिए नीचे आपको दिया हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, MCA डिपार्टमेंट, ठीक है, CRC के द्वारा दिया गया, सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर आपका जो है उसके द्वारा दिया गया है, फॉर्म नंबर 16 में सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन LLP का कौन से फॉर्म में मिलेगा, 16 वाले में मिलेगा, ठीक है, जिसमें कि LLP का नंबर जो है वो आपको दिया हुआ रहेगा, जिसमें स्टार्टिंग में 3 लेटर जो हैं वो आपके रहेंगे अल्फाबेट्स, फिर हाइफन देके आपको 4 नंबर यहां पे दिए हुए रहेंगे 1 2 3 4। ये समझ में आया। अब वो अल्फाबेट कुछ भी हो सकते हैं, ABCDEFGH कुछ भी हो सकते हैं, राइट। और नंबर जो रहेगा जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये समझ में आया। तो ये आपका यहां पे अलग से रहेगा। क्या लिखा हुआ यहां पे, इट इज हियर बाय सर्टिफाइड दैट डैश इज इनकॉर्पोरेटेड पर्सुएंट टू सेक्शन नंबर 12 सब सेक्शन 1
ऑफ LLP एक्ट दिस गिवन अंडर माई हैंड एट मानेसर, जगह का नाम डाल दिया, हरियाणा में आता है आपका ये मानेसर, गुड़गांव के पास में, ठीक है। दिस कौन सी डेट पे, मान लीजिए 24 सितंबर, ठीक है, या यहां पे आएगा दिस फ्राइडे ऑफ 24 सितंबर 2000 वट एवर, 2021, 22, 23, 25, 26, 20, 18, 16, 15, कुछ भी जिस साल में आप यहाँ पे इनकॉर्पोरेशन करवा रहे होंगे उसमें। एंड फिर यहाँ पे लिखा होगा फॉर एंड ऑन बिहाफ ऑफ जुरिडिक्शन ऑफ ROC, और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो सेंटर वाला वो रहेगा वो, और यहाँ पे डिस्क्लेमर ये अपने कोई काम का नहीं। ये समझ में आया, बोले ठीक है। और हाँ, फिर यूजुअली ये यहाँ पे 5वां स्टेप दिया हुआ है, बट ये अपन पहले ही क्या कर लेते हैं, ड्राफ्ट कर लेते हैं, ताकि ROC के पास में उसको क्या कर सके, अपन फाइल कर सके। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया, जिस दिन आपकी LLP का इनकॉर्पोरेशन किया गया होगा उसके 30 डेज के अंदर अंदर आपको क्या करना है, आपको बोले LLP का एग्रीमेंट जो है वो ड्राफ्ट करना है, ठीक है। और ये क्या करना पड़ेगा, आपको फॉर्म नंबर 3 में ये फाइल करना पड़ेगा, किसके पास में, ROC के पास। ये समझा। और उसके बाद जितनी बार आप इसमें चेंज करोगे ना, उतनी बार वापस से आपको ROC के पास में क्या करना होगा, इसको फाइल करना पड़ेगा। ये समझ में आया क्या भाई साहब? ये चीज का एक प्यारा सा चार्ट जो है वो बन सकता है आपका, ध्यान से। अगर मैं यहां पे बात करता हूं प्रोसीजर के बारे में, प्रोसीजर टू इनकॉर्पोरेट LLP, अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो क्या बोलेंगे आप, ध्यान से बोले सर। सबसे पहली बात तो ये कि जो भी आपके ये रहेंगे प्रपोज्ड पार्टनर्स, ठीक है, प्रपोज पार्टनर्स। अरे सर अभी तक जब LLP बना ही नहीं है तो पार्टनर कैसे बन जाएंगे, प्रपोज्ड ही रहेंगे ना, बोले हाँ सर, ठीक है। प्रपोज पार्टनर्स जो रहेंगे वो क्या करेंगे, वो बोले CRC ROC, ठीक है, CRC ROC के पास में एप्लीकेशन देंगे, जो कि कौन सा रहेगा एप्लीकेशन, रन LLP वाला होगा, ठीक है। और साथ में क्या देंगे, फीस जो है वो दे दी जाएगी। और क्या कहा जाएगा, सर बोले हमें नाम चाहिए, बोले हमारी LLP के लिए हमको क्या चाहिए, हमको बोले नाम चाहिए। रन LLP दे दिया जाएगा, फीस साथ में दे दिया जाएगा, ठीक है। और मैक्सिमम 2 नेम्स, राइट। अब आपने नाम के लिए अप्लाई तो कर दिया है, अब इसमें हो सकता है कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो क्या कर दी जाए, रिजेक्टेड, और या फिर हो सकता है कि आपकी एप्लीकेशन क्या कर दी जाए, अप्रूव्ड, ठीक है। अगर रिजेक्ट कर दी गई है तो क्या करना होगा, अगर रिजेक्टेड हो गया है तो बोले जो आपके प्रपोज्ड पार्टनर्स होंगे, जो आपके प्रपोज्ड पार्टनर्स रहेंगे उनको क्या करना होगा, रीसबमिशन करना होगा, विद इन 15 डेज, 15 दिन में आपको दोबारा से सबमिट करना पड़ेगा। और उसके बाद में वापस से पॉइंट हो सकता है कि क्या कर दिया जाए, अप्रूव जो है वो कर दिया जाए, ठीक है। लेकिन अब पॉइंट है कि अगर अप्रूव कर दिया गया तो बोले आपके जो पार्टनर्स रहेंगे, जो आपके प्रपोज पार्टनर्स होंगे, दे शुड गेट DSC एंड shall registered it with MCA on www.mca.gov.in,
ठीक है, ये वाला काम जो है वो बोले आपको यहाँ पे करना होगा। और ये करने के बाद में फिर आप क्या करोगे, फिर बोले आप वापस से जाओगे किसके पास में, आरओसी के पास में। लेकिन ये कौन रहेगा, आरओसी ऑफ स्टेट रहेगा। ये कौन रहेगा, ये बोले आपका आरओसी ऑफ स्टेट रहेगा। और इसके पास में आप क्या करोगे, बोले आप इसमें दोगे फिलिप फॉर्म, फिलिप फॉर्म दोगे, साथ में आप फीस दोगे, इनकॉर्पोरेशन की जो फीस आपकी रहती है वो दोगे, एंड प्लस अदर डॉक्यूमेंट जो है वो भी आप इसमें देंगे, राइट, ये देंगे। और फिर उसके बाद में वापस से क्या हो सकता है, सब बोले हो सकता है कि आपका जो एप्लीकेशन होगा इसको क्या कर दिया जाए, रिजेक्ट कर दिया जाए, ठीक है। और हो सकता है कि आपकी एप्लीकेशन जो है इसको अप्रूव कर दिया जाए। अगर अप्रूव किया जाएगा तो बोले विद इन 14 डेज, विद इन 14 डेज आपको मिल जाएगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। कौन से फॉर्मेट में, इन फॉर्म नंबर 16, ठीक है। एलएलपी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो है वो बोले मिल जाएगा कौन से फॉर्म में, बोले फॉर्म नंबर 16 के अंदर, ठीक है। और अगर रिजेक्ट हुआ तो रिजेक्ट अगर आपका होता है तो क्या करना पड़ेगा, रीसबमिशन करना पड़ेगा साहब। रीसबमिशन कितने दिनों के अंदर, वापस से विद इन 15 डेज। गॉट द पॉइंट, प्लस वापस से मोर 15 डेज कैन बी गिवन, ठीक है, बट नॉट मोर देन 30 डेज इन टोटल, ठीक है। 30 दिनों से ज्यादा का टाइम जो है वो बोले आपको यहां पे नहीं दिया जाएगा। इस बात को आप क्या कीजिएगा, अपने दिमाग में रखिएगा। ये समझ में आया, बोले ठीक है भाई साहब। और फिर इसके बाद ये भी ध्यान दीजिएगा कि जिस दिन आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला होगा, या फिर द डेट स्पेसिफाइड इन COI shall be the effective date, ठीक है, for LLP, means the LLP is deemed to come in existence फ्रॉम दिस डेट। ये डेट से मान लिया जाएगा कि आपकी एलएलपी जो है वो क्या हो चुकी है, ये बोले आपकी एग्जिस्टेंस में आ चुकी है, ठीक है। COI LLP हाँ जी, यहाँ पे अब ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जस्ट अ सेकेंड। अगर मैं आपको दिखाऊं कि कैसा एग्जैक्टली आपका सर्टिफिकेट हो सकता है, तो ये देखिए भाई साहब, क्लियर नहीं आया, दोबारा से लेना पड़ेगा। ये थोड़ा सा क्लियर, ये देखिए भाई साहब, ये बोले अगर मैं बात करता हूँ कहाँ का है, महाराष्ट्र का है, अगर आप देख पा रहे होंगे तो, ठीक है। फॉर्म नंबर कौन सा है, 16 वाला है। और ये बोले सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, बाकायदा ये देखिए AAB समथिंग नंबर जो है वो दिया हुआ है। और क्या कहा गया, आई हियर बाय क्लेरिफाई दैट
क्या नाम है, सिटी लाइफ, CYTE, ठीक है, लाइफ फार्मास्यूटिकल्स LLP। देखिए नाम के पीछे में क्या लिखा हुआ होना चाहिए, LLP वर्ड जो है वो बोले लिखा हुआ रहना चाहिए। इज इनकॉर्पोरेटेड पर्सुएंट टू सेक्शन नंबर 12(1) ऑफ द LLP एक्ट, जो कि 2008 का है। गिवन एट महाराष्ट्र दिस 19th डे ऑफ February 2013, 2013 की बात है, आज की नहीं, ठीक है। किसने दिया, रजिस्ट्रार महाराष्ट्र मुंबई का, ये उसका सील वगैरह जो लगा हुआ है, ठीक है, और पूरा एड्रेस दिया हुआ है, डिस्क्लेमर जो है वो भी सिंपली दिया हुआ। तो ये क्या रहेगा, ये आपका हो गया LLP का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कुछ ऐसा रहेगा। ये समझ में आया ऐसा, दैट्स इट। चलिए तो ये देख लीजिए, और ठीक है, ये चीज़ को आप नोट डाउन कर लीजिए, इसको अपन यहीं पे ही रुकते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर इसके बाद में अगली क्लास में अपन अगला कंटेंट जो है वो देखेंगे। सबसे पहले इसका फोटो ले लीजिए, फिर उसके बाद में जो नीचे वाला पार्ट है इसका भी फोटो जो है वो आप ले लीजिए। राइट, दैट्स इट। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।